RBI's मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। RBI मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी नॉर्मली अप्रैल मंथ में जारी करता है और इस पॉलिसी को एवरी बाय मंथली इसको रिव्यू किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ये पॉलिसी जो है ये एक्सपेंशनरी भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो सकता है। जैसे कि यदि लो इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड में चल रहा है तो एक्सपेंशनरी किया जाता है, जबकि यदि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। इसमें क्या है कि दो तरह के पॉलिसी रेट होते हैं। रेट जो कि कॉस्ट ऑफ मनी को ये इम्पैक्ट करता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो वो होते हैं रेपो रेट जो कि बेसिक रेट है, और इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट, बैंक रेट, ये सारे जो है वो रेपो रेट पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा जो रेट्स होते हैं जो लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है, जिसमें कि आप CRR या SLR को ले सकते हैं, तो ये अभी कीप ऑन चेंजिंग होता है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत दिनों से इसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं कि 8 दिसंबर को जो हमारे RBI के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने जो प्रस्तुत किया है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि ये 9th कंसेक्यूटिव पॉलिसी मीटिंग है जिसमें कि कोई भी की लैंडिंग रेट जो है उसको चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट ये है कि जो GDP का ग्रोथ प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वो 9.5% ही रखा गया है। इसके साथ ही Q3 का जो GDP प्रोजेक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेंज किया है। जो पहले 6.8% था उसको घटा के 6.6% कर दिया है। साथ ही साथ Q4 के भी GDP प्रोजेक्शन को उन्होंने चेंज किया है। जो पहले 6.1 था उसको अब 6% कर दिया है। इसके साथ जो रेपो रेट है वो अनचेंज है 4% पे। जो रिवर्स रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है 3.35% पे। जो MSF है वो भी अनचेंज्ड है 4.25% पे। और इसके साथ ही जो CPI का इन्फ्लेशन टारगेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 5.3% पे ही रखा गया है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और चेंज किया है कि जो जनवरी 2022 से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो है वो वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑक्शन के तहत किया जाएगा। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज चेंज किया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि ये कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा मतलब पीक पे होगा Q4 तक और इसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो रीबैलेंस करने लिक्विडिटी को रीबैलेंस करने के लिए RBI ने 14 डेज वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑपरेशन को जो लिक्विडिटी ऑपरेशन को भी ये करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया है, जिसमें कि RBI दिसंबर 17 को 6.5 लाख करोड़ का VRR ऑक्शन करेगा, जबकि 7.5 लाख करोड़ VRR ऑक्शन जो है वो दिसंबर 31 को करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे लिक्विडिटी को मार्केट से वो लेगा ताकि जो मार्केट अभी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है वो उसमें कुछ कमी होगी। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और चेंज किया है कि जो लिक्विडिटी ऑपरेशन है इसके लिए यदि किसी ने TLTRO के तहत कोई पैसा लिया है और उसको प्री पेमेंट करना चाहता है तो वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस कर सकता है। तो ये है कि जो हमारा इन्फ्लेशन अभी टारगेट बढ़ता जा रहा है उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी को मार्केट से ग्रैब करने के लिए वापस लेने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं। RBI ने स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के तहत एक पेपर भी जारी किए हैं, जिसके तहत ये भी कहा गया है कि कुछ रेगुलेशन और सुपरविजन के संदर्भ में भी कुछ चेंज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ चेंज किए जा रहे हैं और पेमेंट एंड और सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू भी कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर में करने जा रही है। तो इसमें सबसे पहला है कि रेगुलेशन और सुपरविजन के संदर्भ में क्या चेंज अभी इस पॉलिसी के तहत RBI ने अनाउंस किया है। तो सबसे पहला जो उसने चेंज किया है वो है कि इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल
इन ओवरसीज मार्केट एंड सब्सिडियरीज ऑफ बैंक एंड रिटेंशन, रिपेट्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट बाय दीज एंटिटीज। इसका मतलब क्या है कि करेंटली यदि किसी बैंक के ब्रांच या कोई सब्सिडरी यदि ओवरसीज में है और उसमें यदि बैंक को कैपिटल इन्फ्यूजन करना होता है या जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट यदि रिपेट्रिएशन करना है या वहीं रिटेन करना है, तो उसके लिए आरबीआई को से परमिशन लेना पड़ता है बैंकों को। तो इसमें क्या अभी चेंज किया गया है कि यदि ऐसा कहीं कंडीशन है तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अब आप वो कंसर्न बैंक अपने बोर्ड से अप्रूवल ले लेगा और उसके बाद वो ओवरसीज ब्रांचेज में कैपिटल इन्फ्यूज कर सकता है, वहाँ कैपिटल को रिटेन कर सकता है या वहाँ जो कैपिटल वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है उस प्रॉफिट को वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा वो करता है तो इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना जरूरी होगा। मतलब है कि कैपिटल इन्फ्यूजन के संदर्भ में जो पहले आरबीआई को से परमिशन लेना पड़ता था उसको बोर्ड अप्रूवल के बाद कोई भी बैंक अब कर सकता है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना होगा। इसके साथ ही दूसरा जो चेंज किया गया है वो है डिस्कशन पेपर ऑन रिव्यू ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन के जो गाइडलाइन है वो अक्टूबर 2000 के फ्रेमवर्क के हिसाब से चल रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि अक्टूबर 2000 में जो फ्रेमवर्क दिए गए हैं उसी के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन या उसका वैल्यूएशन किया जाता है। अभी बहुत सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसको चेंज किए गए हैं। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि इसके बाद जो चेंजेज हुए हैं उस चेंज को हम एक पेपर डिस्कशन पेपर हम अपने वेबसाइट पे देंगे और उस पर कमेंट करके फिर इसको चेंज किया जाएगा। तो दो रेगुलेटरी चेंजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस गाइडलाइन के साथ किया है कि जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है या जो ट्रेड क्रेडिट है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हम वैसे कहते हैं जो कि हमें फॉरेन कंट्री से यदि हम कोई किसी चीज़ का एडवांस लेते हैं या कोई ट्रेड क्रेडिट हमें फॉरेन कंट्री से मिलता है, तो उस संदर्भ में पहले क्या होता था कि लिबोर मतलब लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट के हिसाब से हम उसका डिसाइड करते थे कि उस पर लिबोर प्लस कितना होगा या लिबोर दोनों के हिसाब से, चाहे वो ट्रेड क्रेडिट हो चाहे ईसीबी हो। अब क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने लिबोर को बंद करने का प्लान कर लिया है, मतलब वो अब लिबोर नहीं चलेगा। लिबोर नहीं चलने के कारण अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि इसका जो ट्रांजिशन है वो लिबोर से अब एआरआर में हो जाएगा। एआरआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। और इसके साथ ही एक चेंज और किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि यदि ये लिबोर से जैसे ही लिबोर डिसकंटिन्यू हो जाएगा उसके बाद इसको हम एआरआर के थ्रू लेंगे। एआर हमारा जो है रेफरेंस होगा, रेट होगा, और एआरआर के ऊपर यदि ईसीबी से लोन, ईसीबी के थ्रू लोन लिया जा रहा है तो वो एआरआर प्लस 5.50 होगा। पहले क्या होता था कि लिबोर प्लस 4.50 होता था, अब ARR प्लस 5.50 होगा। जबकि ट्रेड क्रेडिट के लिए यदि लोन लिए जा रहे हैं तो लिबोर प्लस 2.50 पहले होता था, अब वो ARR प्लस 3.50 होगा। तो ये भी चेंज किया गया है, मतलब 100 बेसिस पॉइंट जो है इसमें इंक्रीज किए गए हैं दोनों के संदर्भ में। लिबोर में पहले 4.50 लिया जाता था और जो है इसमें अब इसको 5.50 कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत जो 4 चेंज किए गए हैं, जिसमें कि पहला चेंज है डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेज इन पेमेंट सिस्टम। मतलब क्या है कि डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है और रिसेंट ईयर में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, जिसके तहत वो इसमें बहुत कॉस्ट भी इनकर होते हैं डिजिटल पेमेंट के तहत। तो वो आइदर जो है मर्चेंट से लिए जाते हैं या कस्टमर से लिए जाते हैं या जो उसके पार्टिसिपेंट हैं, चाहे बैंक हो चाहे कोई एनबीएफसी हो, तो वो खुद उसको बियर करता है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हो सकते हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो इसको एक कंप्रेहेंसिव व्यू इसका लिया गया है, जिससे कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि चाहे वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो यूपीआई से रिलेटेड हो,
एक पेपर हम इसके 1 मंथ टाइम में एक पेपर हम इस पे जारी कर रहे हैं, जिसमें कि इस इशू पे कोई भी फीडबैक दे सकता है, और उसमें जैसे कन्वेंस फी है या सरचार्जिंग है, ज़्यादा है या कम है, तो इसको एक रेशनलाइज किया जाएगा जो कि एफर्टेबल हो यूजर के लिए भी और इकोनॉमिकली रिम्यूनरेटिव भी हो, जिससे कि जो प्रोवाइड कराता है तो उसके लिए भी वो फायदेमंद हो। मतलब दोनों में से किसी को घाटा ना हो, ये यूजर के लिए भी अच्छा हो और प्रोवाइडर के लिए भी अच्छा हो। इसके लिए 1 मंथ के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पेपर जारी करेगी अपने वेबसाइट पे, और इस पे फीडबैक दिया जा सकता है। दूसरा हमारा है यूपीआई फॉर फीचर फोन मोबाइल यूजर। मतलब क्या है कि जो इंडिया में जो अक्टूबर 2021 के अनुसार 118 करोड़ जो है वो मोबाइल यूजर है, जिसमें कि 74 करोड़ ही है जो जुलाई 2021 के अनुसार जिसके पास के स्मार्टफोन है। अब क्या है कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो तो बाकी चीज़ें यूपीआई वगैरह यूज कर लेता है, लेकिन जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो उसको कैसे एक्सेस दिया जाए, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भी एक नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसके तहत *99# पे फीचर्ड फोन पे ये काम करता था। लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल जब नहीं हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पहला फर्स्ट कोहॉर्ट किया अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से, जिसमें कि कुछ इनोवेटर ने सक्सेसफुली इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि फीचर फोन जो है आपके पास, वो फीचर फोन उस पर भी यूपीआई हम यूज कर सकते हैं, तो उसके तहत रिटेल पेमेंट हम कर सकते हैं। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सॉल्यूशन यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के लिए लोगों से ये मांगा गया है, और ये बहुत जल्द जो है अब फीचर फोन पे भी यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट वो आ जाएगा, जिससे कि जो हमारे 36 करोड़ से ऊपर जो फीचर फोन वाले लोग हैं उनको भी अब पेमेंट के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो अपने फीचर फोन से भी इसको कर सकता है। जो तीसरा है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस फ्लो ऑफ स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसमें क्या हुआ है कि यूपीआई में हमारा पर डे 14 करोड़ ट्रांजैक्शन होता है। अब क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो हमारा 200 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन है उसमें सिर्फ 50% ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल होता है। मतलब 200 रुपये से कम का जो ट्रांजैक्शन है वो जो 50% ही सक्सेसफुल होता है। अब उसके तहत क्या होता है कि जो बाकी ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल होने के कारण एक इसका जो है इस पर क्लेम आता है, और क्लेम के बाद बहुत रिसोर्सेस इस पे ज़्यादा खर्च होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है टाइम जो है कस्टमर का इनकन्वीनियंस हो जाता है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि एक सिंपलर प्रोसेस फ्लो आप जारी करिए, जिसके तहत ऑन डिवाइस वॉलेट हो यूपीआई ऐप में, और वहाँ से डायरेक्ट बैंक से वो कनेक्ट हो। इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक तुरंत उसको रिजॉल्व कर दे बिना कस्टमर के यूजर के इससे। तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर को जो इनकन्वीनियंस होता है तो उससे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो इसके बाद जो लास्ट हमारा इसमें दिया गया है वो है इंक्रीज इन यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी। मतलब क्या है कि स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए यूपीआई के लिमिट को इंक्रीज करने का प्लान है, जो कि जल्दी ही एनपीसीआई इस पे इशू करेगा गाइडलाइन। मतलब क्या है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो जिस सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रिटेल डायरेक्ट स्कीम कर दिया गया है, जहां की यूपीआई सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा, या इंटरनेट बैंकिंग उसका सारा रोल अदा करेगा। अब ये देखा गया है कि जो आईपीओ जारी होते हैं उसमें जो 10% आईपीओ है उनका सब्सक्रिप्शन 2 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में होता है जो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ये जो यूपीआई के थ्रू यदि कोई बंदा आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसकी लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख की जा रही है। 1 लाख से 2 लाख यूपीआई की लिमिट की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 में। अब वो जो लिमिट है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए या
आईपीओ एप्लीकेशन के लिए ये 2 चीज़ों के लिए इसको बढ़ाकर 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने मॉनेटरी पॉलिसी जो उन्होंने 8 दिसंबर को जारी किया है, आज के दिन जारी किया है, वो आपको मैंने अपडेट किया। आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।